हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग नागरिक शास्त्र का 7वां मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का मॉडल पेपर आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के जिससे तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? तो गणतंत्रीय है, संघीय है और संसदीय है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत की संघीय व्यवस्था की संरचना जो है संघात्मक है, परंतु उसका सार जो है वो एकात्मक है। और भारत में संघ संविधानों की बात सभी विशेषताएं जैसे लिखित संविधान, जटिल संविधान, राजनीतिक शक्ति का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय का विशेष स्थान आज देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत एक गणराज्य भी है। इसका तात्पर्य है भारत का राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। इस प्रकार देखा जाए तो भारत का जो राजनीतिक व्यवस्था है वो गणतंत्रीय है, संघीय है, संसदीय है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे व्यक्तिवाद कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वह राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे व्यक्तिवादी सिद्धांत कहते हैं। और व्यक्तिवाद का प्रमुख समर्थक कौन कौन माना जाता है? तो एडम स्मिथ था, डेविड रिकार्डो था, हर्बर्ट स्पेंसर था, हेयक था, रॉबर्ट नाजिक था। ये सभी जो है व्यक्तिवाद के समर्थक थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है, यह किसने कहा है? तो ये कहा था मुनरो ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है, यह कथन मुनरो का है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता किस कारण किया था? तो उनके अधिकारों की रक्षा हो सके इसलिए जो है समझौता किया था। ठीक है, लॉक ने कहा था कि समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके और इस समझौते का उद्देश्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की आंतरिक तथा बाह्य संकटों से रक्षा करना था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, यह कथन किसका है? तो ये बर्नार्ड शॉ का है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह कथन बर्नार्ड शॉ का था। बर्नार्ड शॉ ने बताया था कि समाजवाद का अभिप्राय संपत्ति के सभी आधारभूत साधनों पर नियंत्रण से है। यह नियंत्रण जो है समाज के किसी एक वर्ग द्वारा न होकर के जो है स्वयं समाज के द्वारा होगा और धीरे धीरे जो है व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से न्याय का क्या अर्थ है? न्याय का क्या अर्थ है? तो कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रकार के भेदभाव का अभाव ही क्या है? न्याय है। ठीक है, अंगस्टाइन ने कहा था कि न्याय एक व्यथित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने से है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की शक्तिमत्ता को जो है प्रकट करती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है हीगल का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है, हीगल ने कहा था। हीगल ने यह भी बताया था कि कोई अंतर्राष्ट्रीय या सार्वभौम सत्ता न होने के कारण उनके पारस्परिक झगड़े अंतोगत्वा जो है युद्ध द्वारा ही तय किए जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। नागरिकता की उपयुक्त परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है विलियम वायड का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। नागरिकता की ये परिभाषा विलियम वायड ने दिया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदच्युत कर सकता है? तो राज्यसभा व लोकसभा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को लोकसभा व राज्यसभा पदच्युत कर सकता है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और संविधान के 67 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी वह राष्ट्रपति को
उप राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त जो है यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उसे पदच्युत ये प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 67 में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये 325 में है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 325 में यह उपबंध किया गया है कि निर्वाचक नामावली जो है उसमें धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता है और न ही कोई व्यक्ति इस आधारों पर किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा कर सकेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो किस संविधान संशोधन में? तो 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को प्रविष्टि संख्या 25 के तहत जो है प्रतिस्थापित समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया और इसके पूर्व यह जो है राज्य सूची का विषय था, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था हस्तचालित मशीनों से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्पचलित मशीनों से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवाद समाज निर्मित होता है? तो ये कहा था आपका कार्ल मार्क्स ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हस्तचलित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्पचलित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवाद समाज निर्मित होता है, ये कथन जो है कार्ल मार्क्स का था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, असंलग्नता को अनैतिक कहा था किसके द्वारा? तो ये हेनरी ट्रेमैन, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेनरी ट्रेमैन ने जो है असंलग्नता को अनैतिक कहा था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? तो ये किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समाजवाद की संकल्पना जो है कार्ल मार्क्स द्वारा क्रमबद्ध रूप से विकसित की गई थी, ठीक है। और इसमें जो है रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमो, चार्ल्स फोरियर, ये सभी जो है कल्पनावादी समाजवादी हैं, ठीक है। और एडम स्मिथ एक व्यक्तिवादी भी विचारक था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन है, विकासवादी समाजवाद पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है? विकासवादी समाजवाद। तो ये बर्नस्टीन का है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विकासवादी समाजवाद जो है ये जर्मन विद्वान था बर्नस्टीन, इसी की पुस्तक थी विकासवादी समाजवाद, ठीक है। और बर्नस्टीन जो है एक विकासवादी समाजवादी भी था, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विचारधारा व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की वकालत करता है? तो ये करता है श्रेणी समाजवाद। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। श्रेणी समाज जो है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का वकालत करता है। श्रेणी समाजवाद एक ऐसी राजनीतिक आंदोलन है जो उद्योगों पर श्रमिकों के नियंत्रण की स्थापना चाहता है और श्रेणी समाजवाद का जो उदय हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फेबियनवादी तथा फ्रांसीसी श्रमिक संघवाद का बौद्धिक शिशु भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो ये है अनुच्छेद 249, ठीक है। अनुच्छेद 249 के तहत जो है राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, ठीक है। और 247 में क्या कहा गया है? 247 जो है इसमें कहा गया है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति होगी, ठीक है, 247 के अंतर्गत। और 248 के अंतर्गत क्या कहा गया है? इसमें अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ निहित हैं, ठीक है। 248 में जो है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ इसमें निहित की गई हैं। और 250 क्या है? तो 250 जो है यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति होगी, ठीक है। तो ये 47, 48, 49, 50 बहुत ही महत्वपूर्ण है, चारों महत्वपूर्ण हैं और इस प्रश्न के अनुसार आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
18 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति अपने ऊपर अपने देह और दिमाग का संप्रभु है, यह किसने कहा था? तो ये J.S. मिल ने कहा था। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्यक्ति अपने ऊपर अपने देह और दिमाग पर संप्रभु है, यह J.S. मिल का लिखा हुआ है। और मिल ने स्वतंत्रता के 2 लक्षण बताए हैं। पहला, व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी है, अर्थात व्यक्ति अपने ऊपर सर्वोच्च सत्ता रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मिल के अनुसार जो है व्यक्ति अपने शरीर तथा मस्तिष्क का स्वामी है और इसलिए वह अपने से संबंधित प्रत्येक कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा लक्षण है अपनी इच्छा अनुसार जो है कार्य करने की स्वतंत्रता, उन्होंने दूसरा लक्षण बताया था। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, भी आप ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, साधन बीज के समान है और साध्य वृक्ष के समान। जिस प्रकार वृक्ष और बीज में संबंध है उसी प्रकार साधन और साध्य में, यह किसने कहा है? तो ये कथन गांधी जी का है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने कहा था साधन बीज के समान है और साध्य वृक्ष के समान है। जिस प्रकार वृक्ष और बीज में संबंध है उसी प्रकार साधन और साध्य में भी है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करता है। तो समाजवाद किसका प्रतिपादन करता है? तो राज्य के द्वारा नियोजन हो, इसका प्रतिपादन करता है। ठीक है, समाजवाद जो है राज्य के द्वारा नियोजन का समर्थन करता है। उसमें विशेषता भी तो बताया गया है कि समाजवाद जो है उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व पर बल देता है। समाजवाद में आर्थिक गतिविधियों लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। तो ये सभी विधियाँ उसमें दी गई हैं। तो यहाँ पे राज्य के द्वारा नियोजन प्रतिपादन ये मुख्य रूप से करता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा है कि राज्य का अंत नहीं किया जाता है, उसका लोप हो जाता है? तो ये कहा था किसने? एंगल्स ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंगल्स ने कहा था जो है राज्य का अंत नहीं किया जाता है बल्कि उसका लोप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, ऑन कंट्राडिक्शन किसकी रचना है? तो ऑन कंट्राडिक्शन किसकी रचना है? तो ये रचना है माओ त्से तुंग का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑन कंट्राडिक्शन माओ त्से तुंग की रचना है। माओ त्से तुंग की और भी रचनाएं हैं जिसमें न्यू डेमोक्रेसी हो गया, ऑन कोएलिशन गवर्नमेंट हो गया और ऑन कंट्राडिक्शन हो गया। ये सभी पुस्तकें जो है माओ त्से तुंग की है, जिसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन किसका है? फिलॉसफी ऑफ लॉ या फिलॉसफी ऑफ राइट निम्न में से किसकी कृति है? फिलॉसफी ऑफ लॉ या फिलॉसफी ऑफ राइट, तो ये किसकी रचना है? तो ये हीगल की है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ लॉ या फिलॉसफी ऑफ राइट हीगल की कृति है। और दी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री साइंस ऑफ लॉजिक, ये भी पुस्तक किसकी है? हीगल की ही है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, मिल ने अपने जीवन का प्रारंभ उपयोगितावादी के तथा अंत समाजवादी के रूप में किया, यह कथन किसका है? तो ये कथन है ये स्टेन का। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मिल ने अपने जीवन का प्रारंभ जो है उपयोगितावाद के रूप में तथा जो है अंत अपना समाजवादी के रूप में किया, ये स्टेन ने बताया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 356 के अनुसार। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति जो है संविधान के 356 के द्वारा जो है किसी राज्य के विधायी अधिकार को संसद को सौंप सकता है। जब राष्ट्रपति किसी अनुच्छेद में जो है किसी राज्य में अनुच्छेद 356(1) के तहत उद्घोषणा जारी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 312 क्या है? तो अनुच्छेद 312 जो है ये अखिल भारतीय सेवाएं से संबंधित है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? तो इसको जो है राज्य कल्याणकारी संस्था के रूप में समझते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समाजवादी जो है राज्य को एक कल्याणकारी संस्था के रूप में समझते हैं। आरंभ में जो है उदारवादी लोग जो थे ये बताते हुए आवश्यक कहते थे और तथा इसको एक बुराई मानते थे, लेकिन समाजवादी जो है इसको एक राज्य कल्याणकारी संस्था के रूप में राज्य को जानते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है? तो ये बताया था नक्रुमा ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है, यह सिद्धांत नक्रुमा ने प्रस्तुत किया।
नक्रुमा जो है घाना के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष और प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसको भी याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने द्विदलीय प्रणाली की आलोचना की थी? द्विदलीय प्रणाली की आलोचना किसने की थी? तो ये किया था रैमजे मेयोर ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रैमजे मेयोर ने जो है द्विदलीय प्रणाली की आलोचना की थी और रैमजे मेयोर ने अपनी पुस्तक हाउ ब्रिटेन टू गवर्नेंटेड में द्वितीय प्रणाली की कटु आलोचना किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स विथ द नेशन किसकी कृति है? तो पॉलिटिक्स विथ द नेशन ये कृति है आपका ला पालम्बोरा का। ठीक है, ला पालम्बोरा का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 30वां नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी समाजवाद समर्थन करता है। तो श्रेणी समाजवाद किसका समर्थन करता है? तो एक व्यक्ति जितने हित उतने मत, इसका समर्थन करता है। ठीक है, श्रेणी समाजवाद जो है एक व्यक्ति जितने हित उतने मत। श्रेणी समाजवाद जो है उद्योगों पर श्रमिकों के नियंत्रण की स्थापना चाहता है। इसे 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। संघ शक्ति समिति और एक था संघ संविधान समिति। ठीक है, संघ संविधान समिति, इन दोनों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों समिति पर इस पर अध्यक्षता किसने की थी? तो वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता जो है ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी किए थे। ठीक है, और संचालन समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो सभी को याद रखिएगा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो संसद द्वारा पारित अधिनियम से। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा की सामान्य अवधि जो है संसद द्वारा पारित अधिनियम से बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में जो है एक वर्ष से अधिक न होगी, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वे व्यक्ति जो अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक उच्च श्रेणी पर हैं वे ही अभिजन हैं। अभिजन की यह परिभाषा किसने दी थी? तो पेरेटो ने दी थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वे व्यक्ति जो अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सबसे उच्च श्रेणी पर हैं वे ही अभिजन हैं, यह परिभाषा पेरेटो का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक परिभाषा लासवेल का है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत शक्ति को धारण करने वाला वर्ग ही राजनीतिक अभिजन है। तो अभिजन के संदर्भ में लासवेल ने ये परिभाषा दिया था, ये भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है इलाइट एंड सोसाइटी किसकी कृति है? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपका टी.बी. बाटोमोर। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। टी.बी. बाटोमोर ने जो है इलाइट एंड सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है संघर्ष की मानव समाज की मूल मंत्र है, यह कथन किसका है? तो ये है मुसोलिनी का। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संघर्ष ही मानव समाज का मूल मंत्र है, यह कथन मुसोलिनी का है। मुसोलिनी का कहना था कि पुरुष के लिए युद्ध वैसा ही स्वाभाविक है जैसा कि स्त्री के लिए मातृत्व होता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है इतिहास कुलीन वर्ग का शासन है, यह कथन किस विचारक का है? तो ये कथन है पेरेटो का। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतिहास जो है कुलीन वर्ग का शमशान भी कहते हैं, तो यहाँ पे यह कथन पेरेटो का है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है फेबियन समाजवाद समर्थक नहीं था, तो किसका समर्थक नहीं था? तो उग्र परिवर्तन का वो समर्थक नहीं था। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फेबियन समाजवाद जो है उग्र परिवर्तन का समर्थक नहीं था। फेबियनवादी जो है पूंजीवाद का विरोध करता है। उनकी सोच थी कि समाजवाद की स्थापना क्रांति से न होकर संवैधानिक व शांतिपूर्ण तरीकों द्वारा ही संभव हो सके।
तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। निम्नलिखित विचारकों में यह किसका कथन है? तो ये कथन है आपका फ्रांसिस बेकन का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है, यह कथन जो है फ्रांसिस बेकन का था। 39 नंबर क्वेश्चन है, लोकलेखा समिति अपना प्रतिवेदन सौंपती है। तो लोकलेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसको सौंपती है? तो ये सौंपती है आप लोकसभा को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लोकलेखा समिति जो है अपना प्रतिवेदन लोकसभा को प्रस्तुत करती है। लोकलेखा समिति जो है आम व्ययों पर निगरानी रखती है तथा प्राक्कलन समिति के साथ मिलकर जो है सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है। इसी कारण जो है इसको प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। ठीक है, आपको ज्ञात होना चाहिए कि लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण में किस देश के संविधान में गणना का अवशेष का सिद्धांत अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है सोवियत संघ से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण में अमेरिकी संविधान में गणना व अवशेष का सिद्धांत जो है अपनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अमेरिका संविधान होगा, सोवियत संघ नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गणना का अवशेष सिद्धांत जो लिया गया है वो अमेरिका संविधान में लिया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद का महत्व घटता जा रहा है, क्यों घटता जा रहा है? क्योंकि मंत्रियों द्वारा संसद की उपेक्षा की जाती है। संसद जो है निर्भीक आलोचना का केंद्र नहीं रही। संसद में उपस्थिति बहुत कम रहती है। तो ये सभी तर्क आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये 61वें संविधान संशोधन में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। और 62वां संविधान संशोधन क्या था? 62वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और 52वां संविधान संशोधन क्या था? तो 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित था। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन आप लोग जानते होंगे, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज्य को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा दी गई थी? तो ये एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा। ठीक है, बी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एम.एल. सिंघवी, ठीक है, वह पी.के. थुंगुन समिति ने जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो बलवंत राय जो मेहता समिति है ये क्या किया था? तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अथवा कहें तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो है सिफारिश किया था। और अशोक मेहता कमेटी जो है द्विस्तरीय जिला परिषद व मंडल पंचायत व्यवस्था का जो है ये सुझाव दिया था। ठीक है, और राव कमेटी जो है राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा गांव स्तर पर गांव सभा के गठन की सिफारिश की थी। तो यहाँ पे चारों आपके लिए महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान पारित घोषित किया गया था। तो संविधान पारित कब घोषित किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के पारित या कहें तो अंगीकृत होने की तिथि जो थी वो 26 नवंबर 1949 है। और इस समय जो है संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग था। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 जो है भारतीय संविधान को अंगीकार करने तथा 26 जनवरी 1950 को लागू करने की तिथि है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की इच्छा का परिणाम मात्र है, यह कथन किसकी ओर संकेत करता है?
तो ये कथन अमेरिका की ओर इंगित करता है। ठीक है, मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की इच्छा का परिणाम मात्र है, यह कथन अमेरिकी शासन व्यवस्था की ओर संकेत करता है। अमेरिका में जो है मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की इच्छा का परिणाम मात्र है, इसका कोई विधिक या संवैधानिक आधार नहीं है, इसके अस्तित्व का आधार केवल परंपरा है। यदि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का अंत करना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, लेजिस्लेचर कृति किसकी है, इसके लेखक कौन है? लेजिस्लेचर, तो ये है केसी ह्यूयर का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। केसी ह्यूयर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये किसकी पुस्तक है? तो ये ग्राहम वालेस का। ठीक है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ठीक है, और मॉडर्न डेमोक्रेसी ये किसकी है? तो लॉर्ड ब्राइस का मॉडर्न डेमोक्रेसी, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और रैमजे म्योर की एक पुस्तक है हाउ ब्रिटेन इन गवर्नेंटेड, ये रैमजे म्योर का है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों याद रखिएगा। और लेजिस्लेचर जो है ये केसी ह्यूयर का है। अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का अर्थ है। तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है भौगोलिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है भौगोलिक प्रतिनिधित्व। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत जो है संपूर्ण भाग को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति या प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत जो है विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य एक भूभागीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, किसने प्रजातंत्र को बहुमत का अत्याचार बताया है? तो ये डी टॉकविले ने, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी टॉकविले ने जो है प्रजातंत्र को बहुमत का अत्याचार बताया है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक गिडिंस का परिभाषा था, गिडिंस ने जो है प्रजातंत्र केवल सरकार का ही रूप नहीं वरन राज्य और समाज का रूप अथवा इन तीनों का मिश्रण है, ऐसा बताया था प्रजातंत्र को। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूसो की सामान्य इच्छा अवधारणा का लक्षण नहीं है पूछा है। तो आस्था पर आधारित नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषताएं क्या क्या थीं? अखंडता था, अद्वैतता था, अप्रतिनिधित्व था, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य था, विवेक पर आधारित था, निरंकुश था, संप्रभुता था, अस्थायी था, कानून का अभिव्यक्ति था। ये सभी उसकी सामान्य इच्छा की विशेषताएं थीं, जिनमें आस्था पर आधारित ये ऐसी कोई उसमें बात नहीं कही गई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण है। तो क्रांति का मूल कारण क्या था? असमानता की भावना। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरस्तु के अनुसार जो है क्रांति का मूल कारण असमानता की भावना है। अरस्तु जो है क्रांतियों का मूल कारण विषमता को मानता था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, न्याय के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। तो न्याय के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था ग्लाकन ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, न्याय के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन ग्लाकन ने किया और ग्लाकन ने बताया था कि न्याय भय का शिशु है। ये भी पूछा जाता है, इन्होंने कहा था न्याय भय का शिशु है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिक का स्वधर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है बारकर का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नागरिक की स्वधर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है, ये कथन बारकर महोदय का है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका मत है कि राज्य आदर्शों व मूल्यों की स्थापना करने वाली संस्था है? तो ये कथन था नव उदारवादी का। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौ उदारवादियों का मत है कि राज्य आदर्शों व मूल्यों की स्थापना करने वाली संस्था है। उदारवादी राज्य को अहस्तक्षेपी बताते हुए उसे आवश्यक भी मानते हैं तथा एक बुराई भी। ठीक है, और सकारात्मक उदारवादी राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। आदर्शवादी जो है वो राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नौ उदारवादी जो है
राज्य आदर्शों व मूल्यों की स्थापना करने वाली संस्था मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है मैक्स वेबर का। ठीक है, मैक्स वेबर कहता है कि राज्य वह इकाई है जिनके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15। ये तो सही है। संघ बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 में है, तो ये भी सही है। जीवन रक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 20 में, यही गलत हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 20। ठीक है, और आपका अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं पूछा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा इसमें सही है आपको चुनना है। तो भारतीय संविधान में 20 भाग हैं, तो ये तो गलत है। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं ना। भारतीय संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, तो ये भी तो गलत है। 395 थे। भारत में संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, तो ये सही है आपका। ठीक है, तो केवल तीसरा इसमें सही है। ठीक है, भारत के संविधान में जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था वो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो यहाँ पे केवल तीसरा सही हो रहा है। और जो 9वां अनुसूची जोड़ा गया था ये पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, और जो 10वीं जोड़ी गई थी ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था, और 11वां कब जोड़ा गया था? तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और 12वां 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है, तो आर्थिक योजना किसका विषय है? तो ये है समवर्ती सूची का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय जो है वो समवर्ती सूची में रखा गया है। 59 नंबर क्वेश्चन है, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो मंडल आयोग रिपोर्ट जो है ये 1980 में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 सितंबर 1978 को पीवी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया था, और वीपी मंडल आयोग द्वारा जो है 31 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों के लिए जो है 27% का आरक्षण की सिफारिश की गई थी, जिसे 8 सितंबर 1993 से जो है इसको लागू कर दिया गया था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना की गई? तो नीति आयोग की स्थापना की गई संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना जो है संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई, और नीति आयोग जो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका पूरा नाम है, और भारत द्वारा एक गठित नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है, आप लोग जानते होंगे, और इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया योजना आयोग के स्थान पर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, जनहित याचिका की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी? तो जनहित याचिका की शुरुआत जो है न्यायिक पहल के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है? तो ये है आपका 50। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जो है 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, और भारत के संविधान में जो है अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। संविधान का जो अनुच्छेद 118 है इसके तहत संसद के प्रत्येक सदन को यह शक्ति दी गई है कि वह अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा, और लोकसभा ने अपने नियम 198 के तहत जो है मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम बनाया है।
और अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा की कार्यवाही के साथ ही जुड़ा हुआ है और इसे लोकसभा में विपक्षी दल या विपक्षी दलों द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और लोकसभा के में जो है कम से कम 50 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य सरकार कानूनी सलाहकार है? इनमें से कौन राज्य सरकार कानूनी सलाहकार है? तो ये होता है महाधिवक्ता जो होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार होता है। अनुच्छेद 165 के अनुसार जो है राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, 165 के द्वारा। और ये जो सॉलिसिटर जनरल होता है, ये सॉलिसिटर जनरल का पद जो है देश की विधि अधिकारी का दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है। ठीक है, और जबकि अटॉर्नी जनरल जो होता है जनरल ऑफ इंडिया, जिसको महान्यायवादी कहते हैं, ठीक है, इसका पद जो है देश की विधि अधिकारी का सर्वोच्च पद है। यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षा जो है, और इसको जो है 148 में कहा गया है, 148 अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा होगा जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।